Hello student, good morning. Student, till today we have completed our 4 chapters of accounting. The last chapter which was we discussed the basis of accounting. अकाउंटिंग के कौन कौन से बेसिस है वो बेसिस हमने लास्ट चैप्टर के अंदर अपने देख लिए थे 4th चैप्टर के अंदर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 5th विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन. देखिए स्टूडेंट, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, 4 चैप्टर्स जो हमने डिस्कस किए, वो सारे 4 चैप्टर्स जो थे वो थ्योरेटिकल पोर्शन था. क्या थे? सारे जो 4 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था. न्यूमेरिकल पोर्शन उसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आया था. और मैंने जैसा कहा था आपको पहले भी कि ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है वो आपका अकाउंटिंग का बेस है. क्योंकि अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है उसका वो कंप्लीट हो गया, सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो गए, प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आगे के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा, उस न्यूमेरिकल पोर्शन को करने में या उसको समझने में हमारा को कोई दिक्कत नहीं आएगी. बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ड्रॉप कर देते हैं कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम पढ़ लेना. लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, जब तक थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपका वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन को अटेंड करने में प्रॉब्लम आएगी. ये नहीं कहते कि जिनकी मैथ्स अच्छी है वो अच्छे से फटाफट से न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो कर लेंगे. मैं ये भी नहीं कहता कि जिन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं किया है वो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कर सकते हैं. लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर इजी वे में हमें समझना है या उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके लिए जरूरी है हमारा थ्योरी बेस जो है वो क्लियर हो. क्योंकि थ्योरी बेस से ही हमारा आगे जो मैक्सिमम पोर्शन है न्यूमेरिकल का वो हमारा कंप्लीट होगा. जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर हमने अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े हैं, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के बिना अकाउंटिंग के अंदर डेटा को प्रेजेंट करना, किस तरह से अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है, ये सारी चीजें हमारी उस थ्योरेटिकल बेस से ही कंप्लीट होगी, है ना, थ्योरेटिकल पोर्शन से ही कंप्लीट होगी. तो जरूरी है कि आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो पहले वाला कंप्लीट हो. तो स्टूडेंट, अब आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन. तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हम समझे उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम बैलेंस शीट का मीनिंग समझ लें. क्योंकि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो पूरा बैलेंस शीट पर ही बेस है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम बैलेंस शीट के बारे में कुछ डिस्कस कर लें कि बैलेंस शीट होती क्या है, किस तरह से प्रिपेयर होती है, क्या शो करती है. देखिए स्टूडेंट, जैसा हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था हमने, उसके जो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस थे, उन एडवांटेजेस के हमने देखा था हमने कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. क्या? अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैलकुलेट और डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस. और उसके अंदर मैंने आपसे कहा था फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी भी बिजनेस की आपको कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, मेजर करनी है, तो उसमें सबसे हेल्पफुल जो शीट होती है या अपन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका है बैलेंस शीट, है ना. बैलेंस शीट के थ्रू ही आपको किसी फर्म की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता लगती है. दूसरी बात, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को शो किया जाता है. क्या क्या शो होती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो हम इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं क्या क्या शो होता है इसके अंदर. तो बैलेंस शीट की जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर सारी एसेट्स लिखी जाती है. ये कुछ फॉर्मेट है बैलेंस शीट का आपका. एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है बैलेंस शीट की उस साइड में लिखी जाती है लायबिलिटीज. क्या लिखी जाती है? लायबिलिटीज. राइट हैंड साइड को एसेट साइड बोला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी लायबिलिटी साइड होगी. इस तरफ आपको सारी एसेट शो करनी है और इस तरफ सारी लायबिलिटी शो करनी है. एसेट्स में आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स भी आती है और करंट एसेट्स भी आती है. तो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी वो भी आ जाएंगी. इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आएंगी. ठीक है. और करंट एसेट्स के अंदर जितनी भी करंट एसेट्स होगी वो आ जाएंगी. टोटल हो जाएगी इस साइड की. फिर आता है लायबिलिटी साइड के अंदर. लायबिलिटी साइड के अंदर जो इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है दोनों आती है. वैसे हमने लायबिलिटीज को भी इसी तरह से डिवाइड किया था, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. लेकिन लायबिलिटीज के अंदर भी टोटल लायबिलिटी जो उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है. एक तो होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम कैपिटल कह सकते हैं, इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं. क्योंकि कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होती है वो बिजनेसमैन खुद इंट्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको इनसाइडर्स लायबिलिटीज भी कहा जाता है
या ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, क्योंकि ओनर का पैसा लगा है बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल है, ठीक है। सेकेंड जो होती है वो हमारी होती है आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। सेकेंड क्या है हमारी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, लाइक क्रेडिटर्स आ सकते हैं इसके अंदर, लोन हो सकता है, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज, मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दिए सारे, वो सारी लायबिलिटीज हैं वो अपनी इस तरफ आ जाएंगी। तो अगर हम कहें कि लायबिलिटीज की जो पूरी टोटल है वो दो चीजों से मिलकर के बनी है। फर्स्ट वन इज कैपिटल विच इज नोन एज द ओनर्स इक्विटी और इनसाइडर्स लायबिलिटीज, एंड द सेकंड वन इज आउटसाइडर्स लायबिलिटीज या आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज के अंदर जैसे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बैंक लोन आ जाएगा, अदर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हैं वो आ जाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो आपकी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगी। तो अगर हम कहें लायबिलिटीज जो टोटल है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, कैपिटल और लायबिलिटीज, जिनको हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, और बैलेंस शीट के अंदर एक रूल होता है कि बैलेंस शीट की जो दोनों साइड की टोटल है वो दोनों साइड की टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल आती है, यानी आपकी एसेट साइड की टोटल और लायबिलिटी साइड की टोटल जो होगी वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। ये बैलेंस शीट का रूल है। अगर आपकी टोटल इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में कोई मिस्टेक की है, इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट की टोटल जो है इक्वल नहीं आ रही है। अब देखिए रीजन क्या है इसके पीछे, बैलेंस शीट की टोटल इक्वल क्यों आती है। तो स्टूडेंट बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आने के पीछे रीजन ये है कि इस तरफ आपने जो सारी एसेट्स लिखी हैं वो एसेट्स आपने क्या की होंगी, परचेस की होंगी। सारी एसेट जो है आपने वो परचेस की होंगी, एक्वायर की होंगी। तो ये जो एसेट्स परचेस होती है वो या तो बाय कैश होती है विच इज यूज्ड फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टमेंट, और या फिर वो उधार पर ली जाती है। क्या, या तो जो एसेट्स आपने परचेस की वो कैश में परचेस की होगी और कैश का पेमेंट जो होगा वो फर्म की फंड्स में से ही हुआ होगा, which is invested by either by the owner or taken as a loan from the other financial institutions like bank, other friends, इन सबसे लिए गए लोन है उससे उसका पेमेंट हुआ होगा। तो या तो कैश में आई होगी या फिर वो होगी क्रेडिट पर, यानी उधार पर। क्रेडिट पर होगी तो क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्या आपने कोई भी चीज क्रेडिट पर परचेस की है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे आपके। तो मेरे कहने का मतलब ये जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स जो आपने एक्वायर की है, परचेस की है, वो या तो आपने फर्म का जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड था उसमें से परचेस किए या फिर आपने क्रेडिट पर परचेस किए, वो इसके अंदर क्रेडिटर्स और लाइव लोन वगैरह के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल जो है वो बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल इक्वल आती है। क्लियर। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हमें समझना है तो उसके लिए जरूरी है बैलेंस शीट को समझना। अब ऐसा क्यों कहा था मैंने, क्योंकि देखिए स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन जो है accounting equation is a equation form of balance sheet। क्या है डेफिनेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। मतलब मेरे कहने का ये है अकाउंटिंग इक्वेशन कोई नई चीज नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक तरह से बैलेंस शीट ही है, बट उसका इस तरह से फॉर्मेट के अंदर हम शो नहीं करेंगे, उसको हम इक्वेशन की फॉर्म के अंदर शो करेंगे। तो वही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आया सभी को क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर्म या अर्थमेटिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक आपकी एक तरह से डॉक्यूमेंट है, एक शीट है जिसको हमने इस तरह से दो साइड के अंदर डिवाइड करके एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड और इस तरह से हमने कंप्लीट किया। लेकिन इक्वेशन जो होगी अकाउंटिंग इक्वेशन वो इस तरह से फॉर्मेट नहीं होगा उसका, एक वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाएगी। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा असेट साइड और लायबिलिटी साइड इन दोनों साइड की टोटल इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी जो हम इक्वेशन बनाएंगे उस इक्वेशन को भी हम इसी तरह से दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज। द टोटल ऑफ द असेट्स साइड विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, द लायबिलिटी साइड इज द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया इसके अकॉर्डिंग अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होगी वो हमारी क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी हमारी, असेट्स
इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी हमारी? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये असेट साइड होगी टोटल, ये होगी लाइबिलिटी साइड which is part divided into capital and outsiders liabilities. Then the accounting equation is assets equals to capital plus liabilities. अब यहां पर आप कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं। कैपिटल को क्या लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, मैं इसको अकाउंट में आपकी जो बैलेंस शीट है उसको क्लियर कर रहा हूं यहां से, फिर अपन जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी के फॉर्मूला वगैरह लिख लेंगे। तो मैं इसी को एलोबरेट कर रहा हूं। असेट्स इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने कहा, कैपिटल को हम क्या लिख सकते हैं? ओनर्स इक्विटी, या आप इसको ओनली इक्विटी भी लिख सकते हैं। कैपिटल को या तो ओनर्स इक्विटी लिख सकते हैं या ओनली इक्विटी लिख सकते हैं। प्लस लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज को जैसा अभी हमने बैलेंस शीट में देखा, हम इसको कहते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। क्या कहते हैं? आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की एक इक्वेशन क्या हो गई? असेट्स इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी और इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। तो ये हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टूडेंट, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसी तरह से हमारे को अकाउंटिंग इक्वेशन रखनी है। जो भी हमारे को ट्रांजेक्शन गिवन होगा, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है वो इफेक्ट इन असेट्स, इक्विटी एंड ओनर आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, यानी कि कैपिटल और लाइबिलिटीज, इन पर उसका क्या इफेक्ट होगा उस ट्रांजेक्शन का, वो इफेक्ट हमारे को शो करना है। इफेक्ट शो होने के बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस इफेक्ट के बाद में जो दोनों साइड की टोटल होगी, इट मींस असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड की जो टोटल होगी वो इक्वल आएगी, इक्वल आएगी। अगर इक्वल नहीं आ रही इट मींस आप गलत कर रहे हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, अब ये जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला रखा, इसी से अगर यहां पर कोई मिसिंग वैल्यू है, लाइक असेट्स मिसिंग है, आपको इक्विटी एंड आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज गिवन है, तो आप असेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सपोज कीजिए इक्विटी मिसिंग हो, यानी कि कैपिटल मिसिंग हो, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज और असेट्स गिवन हो, तो आपको इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो उसके भी फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से इधर उधर ट्रांसफर करके हमारे अगले फॉर्मूले जो बन जाएंगे। तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाली ले रहा हूं, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो अगर आप सपोज कीजिए आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैपिटल गिवन नहीं है, कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर सपोज कीजिए आपको लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, which is not given in the question, assets and capital is given, then the formula will be assets minus capital, assets minus capital। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर से कोई चीज मिसिंग है और वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला और है हमारे पास में, जो भी कुछ नई चीज नहीं है, केवल हमने इसी के अंदर फॉर्मूले में इधर उधर ट्रांसफर करके उनको अगले वाले फॉर्मूले जो वो हमने अपने प्रिपेयर कर लिए। तो अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लाइबिलिटीज द फॉर्मूला विल बी द असेट्स माइनस कैपिटल। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूले हैं आपके तीनों अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर फॉर्मेट क्या होगा हमारा, ट्रांजेक्शन को किस तरह से उसके अंदर रिकॉर्ड करना है, किस तरह से हम चेक करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन जो है हमारा सही है या नहीं है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच होती जा रही है या नहीं होती जा रही है। ठीक है? तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करना है। ठीक है?